हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिले हैं एलएलपी एक्ट, इसके रिवीजन के लिए। एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, करेक्ट। ये जो एक्ट है लिखा कब गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास कब गया, कौन सी डेट को गया? 9 जनवरी, कौन सा तो 9 जनवरी 2007। वहां से वो पार्लियामेंट के पास कब गया? 12 दिसंबर 2008, करेक्ट। और वो पास हो गया कहां से? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो कहा गया? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने कब उसके ऊपर साइन किया? जब असेंटेड किया। असेंट कब किया? 7 जनवरी 2009, बराबर। इसलिए उसको बोला गया है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जब भी तुम्हारे पार्लियामेंट ने पास किया वो तारीख को, वो डेट को अपन उस एक्ट का डेट बना देते हैं, समझा? करें, बर्थडे बर्थडे आ गया। द एलएलपी एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन ये वाला जो एक्ट है वो जम्मू कश्मीर को भी एप्लीकेबल है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें 82 सेक्शंस है, सॉरी 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल है। 81 सेक्शन तो बाद में देखेंगे, इतने सारे 81 सेक्शन अपने को है नहीं। अपने को क्या है, 4 शेड्यूल पढ़ लेने हैं। पहला शेड्यूल क्या मदद करता है अपने के लिए? अपने को क्या बताता है कि वी विल, हाँ, फर्स्ट शेड्यूल मेंशंस ऑल द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं बना गया तो फर्स्ट शेड्यूल कूद जाता है बीच में कि हम है ना, हम जिंदा है ना, वो बताता है। सेकंड शेड्यूल क्या बताता है गाइस? सेकंड शेड्यूल बताता है कन्वर्जन। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कन्वर्जन की बात करते हैं। उसमें सेकंड किसकी बात करता है? ओल्ड एलएलपी जो थी, ओल्ड पार्टनरशिप जो थी, उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना है। फिर थर्ड क्या बताता है? प्राइवेट जो भी था तुम्हारा, प्राइवेट कंपनी, उनको एलएलपी में कन्वर्ट करना है। और फोर्थ क्या बताता है? कि तुम्हारी जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी उनको एलएलपी में कन्वर्ट करना है, समझा? इसके बारे में जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो ये तीनों शेड्यूल्स बताते थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद में देखा था ये एलएलपी एक्ट को संभालने की जिम्मेदारी किसके अंडर दी गई है? कौन इंटरेस्टेड है? मिनिस्ट्री, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आरओसी। और अगर इसके रूल्स वगैरह चेंज करने हैं तो कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? खुद अमित शाह जी, मोदी जी नहीं आने वाले चेंज करने के लिए। कौन करेगा? एमसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही करता है। उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है, वो मिनिस्ट्री हो जाती है, करेक्ट। समझा यहाँ तक? चलो आगे। रूल्स चेंज करते हैं, रूल्स को नोटिफाई करते हैं। वो नोटिफिकेशन कहाँ जाना चाहिए? सब जनरल पब्लिक तक। कैसे पता चलेगा कि कुछ रूल्स चेंज हुए, नोटिफिकेशन चेंज हो गया है? कैसे पता चलेगा? ऑफिशियल गैजेट मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर, करेक्ट। बिजनेस न्यूज़पेपर कोई भी, उसको बोला जाता है ऑफिशियल गैजेट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये नीड ऑफ न्यू एलएलपी एक्ट क्यों लगा? ये एलएलपी को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि जो अपने लॉ मेकर्स है ना, उनको लगा कि एक नया एक्ट चाहिए जो अपनी इकोनॉमी बढ़ा सके, बराबर। जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और बाकी के जो भी अपने साइड से वो बिजनेस में डाल के बिजनेस बढ़ा सके अपन, बराबर। इसलिए उनको लगा कि अपन ने कुछ नया फॉर्म लाना चाहिए जिससे अपना इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इनकम बढ़ना चाहिए, समझा? इसलिए वो लोगों ने एलएलपी की डिमांड की कि लाओ लाओ लाओ, तब जाके एलएलपी लाया गया, जिसके अंदर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आके काम कर सके, एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएटिव ले सके। कुछ अगर उनको बनाना है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो अपना बिजनेस एलएलपी से स्टार्ट कर सके, एलएलपी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट कर सके, करेक्ट। चलो, और कैसा एलएलपी ऑपरेट करेगा? फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर में। कौन सा? फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर में एलएलपी ऑपरेट करेगा, और वो खुद का बिजनेस एलएलपी के थ्रू ऑपरेट करवा सकते हैं। फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर, समझा? चलो, एलएलपी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। बिजनेस व्हीकल मतलब जिसमें बैठ के तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, तुम वो कहीं ना कहीं तो वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में वो बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरी हो गया, एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोई भी चीज हो सकती है, कंपनी हो गया। उसी हिसाब से एलएलपी में बैठ के भी तुम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो खुद का, समझा? इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ, एलएलपी जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है किसका? कंपनी का। कि तुम लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा तुम्हारा, वो बेनिफिट देता है हमको लिमिटेड लाइबिलिटी का।
और उसी साथ में और एक बेनिफिट देता है कि जैसे ओल्ड पार्टनरशिप था ना, वो कैसे खुद का बिजनेस मैनेज करता था, वैसा तुम कर सकते हो। मतलब तुमको दोनों के फीचर्स मिक्स करके दे रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है पता है? हाइब्रिड। इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी का एक पर्सपेक्टिव उठा के तुमको दे रहा है। क्या दे रहा है कि तुम्हारा जो ये रहेगा लाइबिलिटी वो लिमिटेड रहेगा, करेक्ट। और पार्टनरशिप वालों को क्या बोला गया है, मतलब हमको क्या बोला गया, जैसे पार्टनरशिप में तुम लोग तुम्हारा बिजनेस चलाते थे ना, वैसे तुम इधर भी चला सकते हो, तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कंपनी में क्या होता है, शेयर कैपिटल किसका लगा होता है? शेयर होल्डर्स का, मतलब छोटे छोटे लोगों का। तो छोटे से डिसीजंस किससे पूछ के लेने पड़ते हैं हमें? शेयर होल्डर्स से। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, खुद के डिसीजन खुद ही ले सकते। समझा गाइस? कोई प्रॉब्लम? चलो बढ़िया है। चलो इसके बाद में अपन ने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट। ये सब सेक्शन नंबर 2 याद रख लो, सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में आएगी। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट which includes LLP incorporated in this act, LLP incorporated in any other act outside India and a company incorporated outside India, तीनों को भी इंक्लूड किया जाता है। इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या क्या होता है? कॉर्पोरेशन, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनिसिपालिटी हो गई, वो सबको एक्सक्लूड किया जाता है। फिर तुम्हारे कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनजीओज वगैरह बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, वो सब अलग हो गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं शायद एग्जाम में, आएगा नहीं, टेंशन मत लो, ये चीज चिल मारो। बिजनेस मतलब क्या? कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन और सर्विस ऑक्यूपेशन, वो हो जाता है तुम्हारा बिजनेस, करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर का डेफिनेशन दिया है। तो क्या बोला है? डेजिग्नेटेड पार्टनर वही होता है जैसा सेक्शन 7 में बोला गया है। तो जब सेक्शन 7 पढ़ेंगे तब पता चला डेजिग्नेटेड पार्टनर होता क्या है। आगे आ जाओ। एंटिटी काट दो, कोई काम का नहीं। फाइनेंशियल ईयर, ये ब्यूटीफुल पॉइंट है, एकदम ब्यूटीफुल पॉइंट है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन एलएलपी एक्ट में क्या बोला गया पता है? अगर एलएलपी 30 सितंबर, ओके 30 सितंबर के बाद स्टार्ट हो रही है तो 1.5 साल उसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा। समझो 30 सितंबर 2017 से स्टार्ट हो रही है तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2019। बीच में आता है कौन? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बोलता है पागल बाबू चढ़, ऐसा मत कर, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। इंडियन इनकम टैक्स क्या बोलता है? हम तो एक ही साल लेते हैं तो तुम भी एक ही साल लो, समझा? हम एक ही साल रखते हैं तो तुम भी एक ही साल लो। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? एक ही साल रखो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर तुमने बिजनेस सितंबर 2017 में स्टार्ट किया है तो वो 31 मार्च 2018 तक खत्म हो जाना चाहिए, एक साल। उसके बाद में 1 अप्रैल से नया साल चालू करो। 1.5 साल वाला कंसेप्ट इधर मत लगाओ, इनकम टैक्स आके बोल देता है, समझा? एलएलपी एक्ट में लिखा गया है 1.5 साल, लेकिन इनकम टैक्स बोलता नहीं 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 भाई, एक साल ही रखो, बराबर। अगला मार्च, बस वही मार्च, 18 मार्च, हाँ वो अलग चीज, ठीक है। चलो समझा तुझे? चलो, इसलिए अपने इधर तो एज्यूम किया जाता है एक ही साल, फाइनेंशियल एक ही साल को एज्यूम किया जाता है। लेकिन लिखने के लिए तुम लोग क्या लिखोगे कि नहीं भाई सब, अगर बीच में स्टार्ट किया है 30 सितंबर के बाद में तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1.5 साल। लेकिन हमारा इनकम टैक्स रेस्ट्रिक्ट कर देता है, इनकम टैक्स एक्ट रेस्ट्रिक्ट कर देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देता है, खत्म। देख, द फाइनेंशियल ईयर फॉर एलएलपी शुड ऑलवेज बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। समझे यहाँ तक? चलो, समझ रहे हैं यहाँ तक? स्पीड कम ज्यादा कुछ कि बराबर जा रही है? चलो, फॉरेन एलएलपी ठीक ठाक पॉइंट है, कुछ ज्यादा नहीं है कि रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया है और यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टनरशिप जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसको क्या बोला जाता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद में पार्टनर्स, पार्टनर्स मतलब कौन होते हैं? जो भी पर्सन एलएलपी स्टार्ट होने के बाद पार्टनर बन जाता है एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू, उनको पार्टनर बोला जाता है, बराबर। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, बराबर। उसके बाद में नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बराबर। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका मतलब क्या है?
कोई बंदा अगर एलएलपी में रजिस्टर होना है उसको एलएलपी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा पुराना वाला, समझा? जो बंदा एलएलपी में जा रहा है उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की एक चीज भी नहीं लगेगी, एलएलपी एक्ट को ही देखना है उसको, उसके रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे इधर, सिर्फ एलएलपी एक्ट के ही होंगे, ऐसे बोला गया है। नहीं तो तुम बोलोगे कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप में दोनों चेन सेम ही है तो इसके थोड़े रूल्स उठा लेता हूँ उसके थोड़े रूल्स उठा लेता हूँ, नहीं चलेगा, बराबर? पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? पार्टनर। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? पार्टनर। चलो सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? पार्टनर, करेक्ट। पार्टनर कौन हो सकता है? एक तो इंडिविजुअल हो सकता है या तो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी दूसरा एलएलपी हो, कंपनी हो, कोई भी हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अपने ऊपर ही देख लिया था, बराबर? चलो कौन हो सकता है? इंडिविजुअल या तो बॉडी कॉर्पोरेट, करेक्ट। लेकिन सॉरी, हाँ, एक इंडिविजुअल है वो इस ये अगर कांड कर दिया उसने तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो क्या 3 कांड दिए? वो पागल है, एक तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब क्या? वो भिखारी बन चुका है लेकिन उसके पास बहुत लाइबिलिटी है, ओके। या तो इंसॉल्वेंट है जिसको एजुकेटेड मिल चुका है कि जा भाई तू मुक्त हो चुका है, कि तू एक्चुअली इंसॉल्वेंट है, तेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुके हैं हम लोग। या तो जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसके ऊपर केस वेस चल रहा है, वो सब वाला बन सकता है। इंडिविजुअल मतलब इंसान, बराबर? इंडिविजुअल मतलब अकेला नहीं, इंडिविजुअल मतलब इधर इंसान पकड़ा गया है, बराबर? चलो उसके बाद में हमने देखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, सेक्शन नंबर 6, बराबर? सेक्शन नंबर 6 है, करेक्ट। कितने रहते हैं मिनिमम पार्टनर्स? 2। मैक्सिमम नो लिमिट है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्लॉज जो वो बहुत ब्यूटीफुल लिखा था कि अगर चलते चलते ऐसा हुआ कि 2 पार्टनर से कम हो गए, एक ही पार्टनर बचा और दूसरे वाले को पता है कि मैं अकेला ही ये बिजनेस कर रहा हूं और 6 महीने गुजर जाते हैं, तो 6 महीने के बाद अगर वो पकड़े जाता है और उसको पता था कि 6 महीने से मैं अकेला ही कर रहा हूं बिजनेस, तो जितनी भी लाइबिलिटी थी ना उसकी, उसने जो कांड किए थे ये इसकी हो जाएगी। ए था बी था, समझ लो, ए था बी था, यहां तक समझा? ए छोड़ के चले गया, बी 6 महीने तक खुद काम कर रहा और उसको पता था कि ये भाग गया है, ये छोड़ दिया इसने, और 6 महीने खत्म हो गए और गवर्नमेंट को पता चला, एमसीए को, कि ऐसा कांड कर रहा अकेला अकेला, पकड़ा गया। तो समझ लो ए ने कोई लाइबिलिटी खुद के नाम पे ली थी ना, वो भी इसकी हो जाएगी। अब तो समझ में आ गया, बोला? नहीं कुछ हुआ सा, मतलब अभी ये कुछ हुआ कि ये नहीं इन्फॉर्म कर पाया। देख बहुत सी चीजें लॉ में लिखी गई है कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले ही लिखा हुआ अच्छा है। ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन कांड वाले कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो कोई प्रॉब्लम तो उसकी 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 बस उसकी लाइबिलिटी। चलो बढ़िया, बराबर? नहीं, अरे बोल मतलब वो बोले ये सेक्शन क्या बोलता है, वो तो जड़तर की बातें अलग है। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, बराबर? चलो उसके बाद में क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 7। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल या इंडिविजुअल पर्सन नहीं, इंडिविजुअल उसको ही पर्सन बोला जाता है। 2 लोग चाहिए मिनिमम, कितने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर? 2। उसमें से एक क्या चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या था? वन लोग 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहने चाहिए। कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा रहने चाहिए। हाँ, 182 डेज से ज्यादा रहने चाहिए, समझा? इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चरित्र क्या है एलएलपी का। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बता ही गया है उसको, एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर? उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी माने क्या? वो खुद एक इंसान है, वो खुद की लाइबिलिटी खुद क्रिएट कर सकता है और उसकी लाइबिलिटी के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार है, और कब तक? जितना उसके पास असेट है,
हाँ, लेकिन पकड़ेगी किसको पहले? पहले किसको पकड़ेगी? एलएलपी को। एलएलपी के नाम पे हो, बराबर। वो फ्रॉड मोड किया, वो आगे आएगा ना अपने को, जो उस दिन पढ़ा था वो। हाँ, अगर एलएलपी के नाम पे लिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट एलएलपी ने साइन किया वो एलएलपी के हो गए। अपन करेंगे ना आगे, बहुत है, बराबर। चलो, हो गया। फिर है परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन मतलब गोइंग कंसर्न, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। पार्टनर आए गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कोई मर भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं, आते जाओ आते जाओ आते जाओ। इसमें एलएलपी में वापिस से गिरा के खड़ा करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे पार्टनरशिप में था। पार्टनरशिप में एक बंदा भी जाता है ना तो वापिस से पूरा एग्रीमेंट वगैरह चेंज होता था। इसके अंदर वैसा नहीं है, सिर्फ रजिस्टर को कॉल कर दो, बेटे हम लोग जा रहे हैं, चले जाओ। रजिस्ट्रार को बोल दो हम लोग आ रहे हैं, आ जाओ। रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है, बराबर। चलो 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 चलो, उसके बाद में क्या था? म्यूचुअल एजेंसी। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब क्या? किसी और ने कांड किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो खुद ही जिम्मेदार है, दूसरा पार्टनर ही जिम्मेदार है। इसके लिए उसको एक शील्ड मिला है जॉइंट लायबिलिटी से। जॉइंट लायबिलिटी नहीं है उसकी, ये शील्ड है। और कौन शील्ड करता है उसको? लिमिटेड लायबिलिटी। अभी एलएलपी में कैसा है? एलएलपी के नाम पे किसी और पार्टनर ने झोल किया है तो वो पार्टनर भरेगा, मैं नहीं। समझा? चलो बढ़िया। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? जहां सब पार्टनर आते हैं, सब लिखते हैं राइट ड्यूटीज क्या क्या है। अगर वो लोग भूल के लिखना तो शेड्यूल 1 हेल्प कर देता है। वेरी गुड। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो एक ऐसा पर्सन है जिसको लॉ ने मान्यता दी है, वो लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो एक अलग से पर्सन बन जाता है जो क्या कर सकता है? फिर सू कर सकता है, सू कर सकता है। वो किसी पे सू कर सकता है, वो किसी उस पे कोई उस पे सू कर सकता है। सू मतलब केस कर सकता है, बराबर। या तो खुद के नाम पे कुछ होल्ड कर सकता है, प्रॉपर्टीज राइट्स वो सब होल्ड कर सकता है। या तो तीसरा क्या था? कॉमन सील उसके पास रख सकता है, उसका कॉमन खुद का कॉमन सील हो सकता है। इसी के ऊपर अपन आगे अगले कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं जो कि कॉमन सील। एलएलपी को कॉमन सील रखना कंपलसरी नहीं है, उसको रखना है रख सकता है। कॉमन सेंस मतलब खुद का ठप्पा, ऐसा एलएलपी ऐसा खुद का ठप्पा रखना है रख सकता है, नहीं रखना है मत रखो, उसको कोई कंपल्शन नहीं। किधर है? हाँ, वो कॉमन सील जो बोला गया है ना कि जब तुम मारोगे ना तब दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर प्रेजेंट होने चाहिए, वो मारते हो साइन वाइन देते हो। और वही बोला गया ना कि जो भी लीगल काम होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करते हैं, और कॉमन सील भी तभी लगता है। सादे पार्टनर में क्या है ना कि सादे पार्टनर में बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, जैसे तो ए कंपनी बी कंपनी, अब कंपनी थोड़ी क्या आएगी रे, इसलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूरी हो जाते हैं। समझा? मिनिमम 2 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, सब डेजिग्नेटेड भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। चलो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कौन करता है भाई? कौन करता है बिजनेस का? एलएलपी का बिजनेस कौन बढ़ाता है? पार्टनर्स। बढ़िया। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम 2 मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। लॉस का बिजनेस का पर्पस रख के तुम चालू नहीं कर सकते हो, आगे चल के लॉस हो जाए दैट इज ओके, लेकिन पर्पस तुम लॉस का नहीं रख सकते हो, जैसे एनपीओ वाले रखते हैं कि हमको सिर्फ सर्विसेज देनी है, हमको इससे कोई परवाह नहीं कि प्रॉफिट और लॉस हो। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टिगेशन। सी सीजी को लगा, सीजी मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, ये एल में थोड़ा कानपून दिख रहा है तो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन ठोक सकता हूँ। चलो उसके आगे चलते हैं। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करनी है तुमको अमालगमेशन वगैरह के लिए। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या होता है? बेडशीट के बातें। नहीं नहीं, सीजी के साथ नहीं, दूसरे डीलर्स के साथ जिनको तुम्हारी कंपनी खरीदनी है, तो कैसे होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? एज पर द एक्ट, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बराबर। उसके बाद में कन्वर्जन इनटू एलएलपी। कौन कौन कन्वर्ट कर सकता है? प्राइवेट फर्म्स, अनलिस्टेड, पुरानी पार्टनरशिप। कैसे कर सकते हैं? एज पर द शेड्यूल्स, करेक्ट। चलो, ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फाइल हो गए कंप्यूटर लैंग्वेज में www.mca.gov.in पे, ठीक है। हाँ, और जिसको ऑथराइज करेगा पार्टनर, उसके डिजिटल साइन के साथ वो लिखा गया है। हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं मतलब आ गया डेजिग्नेटेड, ठीक है। फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी मतलब जो बाहर आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई, उनको यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस लगाना है तो कोई प्रॉब्लम, उसको बोला जाता है।
हाँ हो सकती है ना, वहाँ के लोग अगर परमिट करते होगे तो हो सकती है। फॉरेन बहुत बड़ा है रे, फॉरेन बहुत बड़ा है। हाँ तो करते हैं, अपने को पैसा चाहिए, उनको गरज नहीं है पैसा की। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इसके अंदर कौन सा वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है? सेक्शन नंबर 11, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 11 में क्या बोला गया? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द जर्नी ऑफ एलएलपी। जब भी एलएलपी खोली, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है। नहीं किया तो खुलेगी नहीं ना, बराबर। फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, एलएलपी को जब इनकॉर्पोरेट करना है तो तुम लोगों को क्या क्या लगेगा? 3 चीजें लगेगी। पहली चीज, 2 पार्टनर होने चाहिए जो एग्री करने चाहिए कि मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट के लिए हो, लॉफुल रहेगा, और हम लोग रेडी है जो एल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उसके अंदर साइन करने के लिए, हम लोग हमारा नाम सब्सक्राइब करने के लिए रेडी है। पहला कंडीशन फुलफिल, उठाओ डॉक्यूमेंट, किधर जाना है? रजिस्ट्रार के पास, तुम्हारे एरिया के। इन सच फॉर्म, इन सच फीस, इन सच मैनर, इन सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। अपने को फीस का तो पता नहीं, फॉर्म का पता है? फॉर्म याद है? मैं लिखा है ई फॉर्म 1, बराबर। उसके साथ में क्या जाएगा? स्टेटमेंट, जो कौन बनेगा? सीए सीडब्ल्यू है जो भी है, और कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। हाँ ठीक है, वो नहीं, वो अलाउड नहीं, नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? चलो, कौन कौन बना सकते हैं? कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, और अरे एडवोकेट है एलएलपी क्या, वो लोग बना सकते हैं कि ये स्टेटमेंट की सब कुछ ये लोगों ने जो किया है ना वो सही किया है, सब कुछ जो है वो ऑथोराइज्ड है, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट फुलफिल किया है, सब कुछ किया है, करेक्ट। और जो इनकॉर्पोरेशन के पहले की चीजें थी वो भी फुलफिल किए और बाद में की भी फुलफिल करेंगे। ये कौन आश्वासन देता है? बराबर। और ये तीनों चीजें किसको फाइल करनी है? बाय वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम, कोई भी एक पार्टनर को जाके फाइल कर देना है। कैसे करेगा फाइल? www.mca.go.in पे अपलोड कर देगा बस, ठीक है। अभी अपन ने आगे पढ़ा था कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट ये तीनों जो लिखते हैं ना, वो स्टेटमेंट में क्या क्या आना चाहिए तुम्हारा? अरे नाम एलएलपी का, एड्रेस एलएलपी का, बंदों का नाम, उनका मतलब पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, फिर तुम्हारा बिजनेस, लॉफुल बिजनेस है, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, उसके बाद में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस क्या है, और एनी अदर मैटर्स, ये सब चीजें। अरे 7 है 7, ठीक है। एक बार करो। हाँ मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हाँ वही होगा ना रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। चलो, हाँ चलो, ये जो पेनल्टीज है ना वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो जब स्टेटमेंट बनाएंगे ना अपन, साथ में बनाएंगे साथ में मिलके, तब मैं एक अलग स्ट्रीम करूंगा, उसके अंदर अपन बता देंगे। चलो बढ़िया। और उसके लिए अपन स्ट्रीम करेंगे यूट्यूब के ऊपर, लाइव जाएंगे साथ में डिस्कशन। चलो बढ़िया। और आगे बहुत सारे प्लान्स ला रहे हैं हमें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे जो है वो सीए फाउंडेशन की तरफ, हाँ तुमको बोलूँगा ना। और बहुत सारे चार्टर्स का एक पैनल बैठेगा और हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस टाइप का भी रखेंगे। बहुत प्लान चल रहे दिमाग में, वो थोड़ी टाइम के लिए, मतलब थोड़ी टाइम के बाद इम्प्लीमेंट करने का सोच रहा हूँ। तो एक बार जरा लाइक दबा देना यार, मज़ा ही आ जाएगा, सब्सक्राइब भी दबा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, तुमने इनकॉर्पोरेशन दे दिया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया उसको, किसको? रजिस्ट्रार को। वो क्या करेगा? एडमिट कर लेगा। कब करेगा? जब उसको लगा बी और सी कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब तुमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया, स्टेटमेंट भी दे दिया, तब वो एडमिट करेगा। नहीं वो सॉरी, वो तब तक क्या करेगा? उसको रिटेन कर लेगा। रिटेन मतलब क्या? रख लेगा खुद के पास। लेकिन तुम्हारा रजिस्टर में कब नाम डालेगा? रजिस्टर में कब नाम डालेगा वो? जब उसको पता चलेगा कि क्लॉज ए जो है वो सेटिस्फाइड हो चुका है। क्या था? 2 पार्टनर थे, बिजनेस चालू करना था, याद आ गया? वो क्लॉज था। जब वो देखेगा कि हाँ चलो ये चीज सेटिस्फाइड है, तब वो क्या करेगा? तुमको तुम्हारा जो नाम है वो रजिस्टर में लिख देगा और तुमको क्या कर देगा? एक सर्टिफिकेट दे देगा, बराबर, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सेक्शन नंबर सी जो है, सॉरी
क्लॉज नंबर सी जो है सबसेक्शन 1 का मतलब कौन सा, इसका क्लॉज नंबर एक सेक्शन 11 का क्लॉज नंबर सी मतलब स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर 11 का ये कौन सा है, ये सेक्शन 12 है ना। सेक्शन सुन सुन सेक्शन 11 में 3 क्लॉज थे, कौन से थे, वो 2 पार्टनर वाला, फिर द इंकॉर्पोरेशन वाला, फिर स्टेटमेंट वाला। तो वो जो बोल रहा है सेक्शन नंबर 11 का जो क्लॉज सी है ना, वो तुम्हारा एविडेंस बन जाएगा कि क्लॉज ए बराबर है, समझा। क्लॉज क्लॉज सी जो है वो तुम्हारा एविडेंस बन जाएगा क्लॉज ए एकदम बराबर है। उसको कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रार को, वो सी देखेगा, स्टेटमेंट देखेगा कि 4 लोगों ने अच्छे से थप्पा मारा है, कोई भी एक मार सकता है कि चार्टर्ड ने थप्पा मारा है, मतलब देख के मारा होगा, थप्पा मतलब वो अटेस्ट किया है, देख के किया होगा, तो भरोसा कर लेगा कि नहीं यार 2 पार्टनर सच में लॉफुल बिजनेस है और क्या है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस है, बराबर समझा जाता। अच्छा हाँ, उसके बाद में क्या बोला गया है, ये जो क्लॉज बी है, गिव अ सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय नेम स्पेसिफाइड, जो नेम वो लोगों ने स्पेसिफाई किया था उस नेम से तुम्हारा एलएलपी स्टार्ट हो गया। तो तुमने क्या करने का, इसका क्या काम रहेगा, रजिस्ट्रार ने क्या करने का, साइन करने का और खुद का सील लगाने का, गवर्नमेंट सील लगाने का उसके ऊपर, ये चलो डन है। और यहाँ पे क्या बोला, सर्टिफिकेट शाल बी कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब उसको देखते ही पता चल जाना चाहिए अरे हाँ एलएलपी है, वाह वाह एलएलपी है, समझा। जैसे मैं क्लासेस का बोर्ड लगाया, तुम लोग आते हो तो देख के पता चल जाता है ये अपना क्लासेस। कोई भी नया आदमी आ गया, कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है रे, कि देखते ही पता लग जाता है। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब क्या होता है बताओ, एक बंदा मेरे ऊपर लाश बन के पड़ा हुआ है और मेरे हाथ में चाकू है, तो तुम्हारा कंक्लूसिव एविडेंस क्या बन जाएगा, मर्डर मैंने किया, भले मैंने किया नहीं है लेकिन उस टाइम के लिए क्या बन जाएगा, मैंने किया। चलो बढ़िया। फिर क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरिन, हर एक एलएलपी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए रहता है जहां से वो कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकता है, समझा। ऐसा एक एड्रेस उसको हर जगह पे प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके जितने भी कम्युनिकेशन है वो कैसे होने चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या तो सर्टिफाइड पोस्ट के थ्रू, जिसका सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मिलता है, बराबर। अगर उसको ऐसा कुछ चेंज करना है, नाम वाम कुछ चेंज करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसको कॉल लगाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बता देना पड़ेगा बेटे मैं मेरा एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, डन, कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद में बोला गया रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या होगा, सू सू, उसके बाद में क्या होगा, कोई तुम पे सू कर सकता है, तुम किसी पे सू कर सकते हो, मतलब केस कर सकते हो, करेक्ट, तुम लोग कुछ भी सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, ओनर्स लैंड वगैरह कुछ भी एक्वायर कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद में तुम्हारा डूइंग सफरिंग सच अदर एक्ट, जो एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट को परमिट करता है वो तुम लोग कर सकते हो, कोई भी लॉ में बॉडी कॉर्पोरेट को कोई भी एक्ट परमिट किया ना वो भी तुम लोग कर सकते हो, और एक कॉमन सील लगा सकते हो खुद के लिए अगर तुम्हारी इच्छा है तो, कंपल्सरी नहीं, लगाना है तो, बराबर। चलो उसके बाद क्या था, नाम, सेक्शन नंबर 15 नाम, एनएम नाम ही होता है ना, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 में क्या बोला गया, हर एक एलएलपी के पीछे क्या लग जाना चाहिए, एलएलपी या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या तो एक्रोनिम लगना चाहिए एलएलपी नाम का, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला था कि तुमको एक ऐसा एलएलपी, एक से ना एक ऐसा नाम चूज करना है, या तो कोई एलएलपी, अगर मैं लॉ की भाषा में बात करूं, नो एलएलपी shall have a name which in the opinion of central government is of undesirable, is undesirable, जो अनडिजायरेबल है, जो कोई नहीं रख सकता है, वो रेस्ट्रिक्टिव नेम है, वो तुम भी मत रखो। या तो आइडेंटिकल है किसी के ट्रेडमार्क के साथ, किसी और के नाम के साथ, किसी के भी साथ आइडेंटिकल है, तो वो भी तुम लोग नहीं रख सकते, दो चीजें नहीं रख सकते, समझा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 16 में, रिजर्वेशन ऑफ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम कब कर सकते हो तुम लोग, जब एलएलपी बनानी और फर्स्ट टाइम नेम रख रहे हो, या तो एलएलपी बन चुकी और अब नेम चेंज करना है, तो तुम लोग रिजर्वेशन कर सकते हो नाम का, तुमको कोई नाम चाहिए उसको रिजर्व कर सकते हो। रिजर्व कैसे करना है, ई फॉर्म नंबर 1 के अंदर, 1 है, अरे सॉरी 2 है, सॉरी 2 है, चलो ई फॉर्म 2 के अंदर, करेक्ट। किसको देना है इसको, फीस सच फीस वो सब देके रजिस्ट्रार को देना है, बराबर। कब देना है, जब
एलएलपी बनाने वाले हो, नेम प्रपोज कर रहे हो एलएलपी का, या तो एलएलपी ऑलरेडी बन चुकी है चेंज करने वाले हो आगे चल के, उसके लिए फिर रजिस्ट्रार को लगा हाँ भाई सब सही है, इफ ही इज सेटिस्फाइड, तो क्या कर सकता है, वो नाम जो तुमने सिलेक्ट किया वो क्या कर सकता है, वो रिजर्व कर सकता है कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। डन। चलो सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है, तुम्हारा नाम है ना कभी भी चेंज हो सकता है, कैसे, अगर गवर्नमेंट को लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हमसे कोई गलती हुआ है, हमसे कुछ छूट गया है, ओवर लुकिंग हो गया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखते देखते कुछ ओवर लुकिंग हो गया है, या तो कुछ और ये हो सकता है। अभी तुम लोगों ने मेरे को एक बार पूछा था इसका मतलब क्या, ओवर लुकिंग मतलब ऑफिशियल से गलती हो गई, फटाफट देखने देखने में साइट की गलती हो गई कि वो 2 नाम क्लिक नहीं कर पाया, या तो तुमने कर लिया, मैंने डाल दिया रिलायंस एलएलपी, रिलायंस कंपनी वाले ने मेरे पे केस कर दिया कि तूने मेरा नाम क्यों लिया, बराबर, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी मेरे को पता है, बोलेगी कि तेरा जो नाम तूने सिलेक्ट किया था इधर सेक्शन नंबर 15 में कांड हो गया है, ठीक है, वो एक तो सेक्शन नंबर 2 में मतलब कैसा है, आइडेंटिकल है ट्रेडमार्क के साथ, उसके साथ, या तो आइडेंटिकल है और टू नियरली रिजनेबल है, टू नियरली मतलब बहुत ज्यादा रिजनेबल बनता है भाई, रिलायंस और रिलायंस, तो तू तेरा नाम चेंज कर दे, बराबर, ठीक है ना, किसकी भी गलती रहो, पीछे का तो आम आदमी ना, गलती किसकी भी रहो, पीछू का तो मैं ही ना, समझा, समझ ले रहे, मेरा कुछ भयंकर कुछ नाम था रिलायंस, और रिलायंस नाम का कोई ट्रस्ट था, अभी एमसी को क्या क्या हैंडल करता है, एमसीए, एमसीए का क्या हैंडल करता है तुम लोगों को पता है क्या, एमसीए का क्या हैंडल करता है पता है, ओनली कंपनीज और एलएलपी, अभी कोई पार्टनरशिप का नाम था, पार्टनरशिप एमसीए नहीं हैंडल करता है, नॉर्मल पार्टनरशिप एमसीए नहीं हैंडल करता वो, तो एमसीए को पता नहीं होता है कि उसका क्या नाम था, मैच हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग पार्टनरशिप वाले ने केस डाल दिया कि ये तो हमारा नाम है, एलएलपी वाला कैसे खोल सकता है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, समझे क्या, चलो 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 बढ़िया है, चलो समझ रहे किधर तक, एक बंदा पार्टनर कम बन सकता है, ऐसा बंदा जिसने उसका नाम सब्सक्राइब करके रखा है किसके अंदर, एलएलपी के अंदर, एलएलपी के वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, करेक्ट, और एलएलपी एग्रीमेंट में भी, एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से वो चल रहा है, एलएलपी एग्रीमेंट में भी उसका नाम है इन शॉर्ट, बराबर, वो है। अभी रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स सेक्शन 23 क्या बोलता है, एक मिनट, जो भी पार्टनर्स है उनके जो राइट्स और म्यूचुअल एग्रीमेंट्स है वो किसने बताने चाहिए, एलएलपी एग्रीमेंट में, 6 मिनट किसे, नहीं नहीं ठीक है ना, एलएलपी एग्रीमेंट में होने चाहिए, और वो एलएलपी एग्रीमेंट भले ही मैंने इनकॉर्पोरेशन पहले ही बना दिया था, इनकॉर्पोरेशन से पहले बना दी थी, तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में जितने भी पार्टनर्स है उन सबके लिए वो एलएलपी एग्रीमेंट क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, किधर गया रे, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन हो जाएगा, पूरे एलएलपी को वो एलएलपी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, फिर एलएलपी को खुद को भी फॉलो करना पड़ेगा और एलएलपी के अंदर के पार्टनर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर समझ लो भूल गए अपन बनाने का, इधर बताया गया इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, भूल गए अपन इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर अपन भूल गए तो क्या करने का, फिर शेड्यूल नंबर 1 जैसा अपन करते आ रहे थे, बराबर, शेड्यूल नंबर 1 गाइड कर देगा, क्या हुआ पूरा। चलो सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, 23 क्या बताए, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, जहां पे म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर जो भी है वो कहाँ गाइड करेगा, एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से गाइड होना चाहिए। एलएलपी एग्रीमेंट अगर तुम लोग इनकॉर्पोरेशन के पहले बना दिया और बाद में इनकॉर्पोरेशन किया है, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद में जितने भी पार्टनर्स आ रहे हैं उनको ये एग्रीमेंट को मान्य करना पड़ेगा, मान्य मतलब मानना ही पड़ेगा, कोई अगर तुमने चेंज किया है तो किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास कर सकते हैं, लेकिन किसको बताना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रार को। डन। अगर तुम लोग भूल गए तो शेड्यूल 1 तो बैठा ही है, शेड्यूल 1 करवा सकते। चलो सेसेशन ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 24, करेक्ट, 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद लेते हैं। चलो कहाँ तक पढ़ा था अपने, ना 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 ना, ये हो गया रजिस्ट्रेशन चेंजेस, इसके बाद में क्या पढ़ा था, नहीं इसके पहले भी था, सेसेशन तक था,
सेसेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट मतलब क्या, पार्टनर्स कब कब बाहर जा सकता है। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलते हैं, अगर वो पार्टनर ने पहले ही, अगर उस पार्टनर ने पहले ही एग्रीमेंट करके रखा था कि एग्रीमेंट में लिखा था उसका टाइम पीरियड कि ये 6 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा, वो खत्म होते ही वो निकल सकता है। या तो पार्टनर कोई खुद से बाहर जाना चाहता है तो 30 दिन का नोटिस देके जा सकता है, याद आ रहा है बराबर, 30 दिन का नोटिस देके जा सकता है कि मैं निकल रहा हूँ, टाटा, नोटिस देके जा सकता है। या तो वो मर गया या पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई बराबर, या तो वो पागल हो गया, या तो वो भिखारी बन गया, 3 चीज में वो निकल सकता है पार्टनरशिप से। वो एलएलपी की लायबिलिटी रहेगी ना, उसकी नहीं लायबिलिटी होती, कभी भी एलएलपी की लायबिलिटी होती है। तो वो तो उसके फैमिली मेंबर्स वगैरह वो पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है, फिर वो पर्सनली पे करेगा वो घर बार बेच बेच के बराबर। अभी नहीं हुई, घर वाले भरेंगे ना, हाँ फ्रॉड किया तो वही। और वो मेनली ऐसा होता है कि ऐसा भरना पड़ता है कि इसको बहुत बहुत कम टाइम होता है बराबर। चलो अभी जो पार्टनर चले गया है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मर पार्टनर। सारे पार्टनर्स के लिए वो क्या बोला जाएगा, फॉर्मर पार्टनर। लेकिन ऐसे पार्टनर्स के लिए वो फॉर्मर पार्टनर नहीं बोला जाएगा जिनको पता ही नहीं कि वो चले गए बराबर बराबर। और कब कब बोला जाएगा, कि जब वो पार्टनर को पता चलेगा कि ये भाई चले गए बराबर, या तो जब वो नोटिस है वो रजिस्ट्रार तक पहुंच गई, तब उसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मर पार्टनर। ऐसे नहीं हो सकता ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे ना उसको, वो है आगे, चल आगे है वो जो तू बोल रही है वो, द सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी में नॉट, हाँ मतलब उसने सेसेट कर दिया उसका मतलब इंटरेस्ट निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो पर्सनली लायबल है, वो भी देगा एलएलपी को। तो मतलब एलएलपी के नाम पे लोन निकाल के खुद ही भाग गया, बोला मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं करके भाग गया बराबर। एलएलपी की लायबिलिटी होगी लेकिन इसको पे तो करना पड़ेगा ना एलएलपी को, दूसरे पार्टनर्स छोड़ेंगे थोड़ी की, कौन, अरे मैं एलएलपी का पैसा लेके भाग गया तो दूंगा नहीं क्या, तू छोड़ देगी क्या, अपन 3 ने एलएलपी बनाई 1 आध करोड़ लेके भाग गया तो छोड़ देगी मेरे को, एलएलपी है ना, दे देगी, फोन कर देगी, एलएलपी पे तो तुम्हारा ही पैसा है ना, वो देगा तुम दे बराबर। वो सेसेस करके जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है, सेसेशन मतलब खत्म हो जाना, वो खत्म कर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एलएलपी जो है अपनी उसने डिस्चार्ज कर दी है सब लायबिलिटी, या उसने एलएलपी के अगेंस्ट कुछ डिस्चार्ज कर दी लायबिलिटी, लायबिलिटी पे करनी है बराबर। चलो अभी अगर वो मर गया बराबर, या तो अनसाउंड हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद में, नहीं इंस्टॉलमेंट नहीं, उसके बाद में जो भी उसका पैसा बचेगा वो किसको देना है, उसके घर वालों, उसके नॉमिनी को, करेक्ट। इंस्टॉलमेंट हो गया तो भी देना है बराबर, समझा, क्या क्या देंगे, उसका कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और इतने टाइम से जो तुम लोग प्रॉफिट जमा करते आ रहे हो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो भी दे देना है। इसका मतलब ये नहीं घर वालों को दे दिया तो घर वाले आके इंटरफेयर करेंगे, अरे ये कुर्सी इधर कर दो, ऐसा वैसा वो नहीं कर सकते, दे डोंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी, लिखा इधर, समझा। चलो समझा तक, चलो चलो रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स सेक्शन 25, एवरी पार्टनर शाल इन्फॉर्म कि मैं जा रहा हूँ, एक से है ना, सॉरी सॉरी, एवरी पार्टनर शाल इन्फॉर्म कि मेरा नाम या तो एड्रेस चेंज हो गया, वो इन्फॉर्म कर देना चाहिए किसको, एलएलपी को, कितने दिन में, 15 दिन में, ऑफ सब चेंजेस। फिर एलएलपी के कैसे, तो कल से, आज से ही 15 दिन चालू करें, नहीं सच चेंजेस बोला गया, सच चेंजेस मतलब आज से ही चालू, ठीक है। एलएलपी शाल, हाँ ठीक है ना, वो समझ सकता है, तो 14 दिन तो है ना तेरे पास, चलो हाँ ठीक है ना, चलो ओके। एलएलपी की जिम्मेदारी बनती है पता है, कोई भी पार्टनर ने अगर नाम वाम चेंज किया है, एलएलपी चेंज किया है, मतलब सॉरी उसका एड्रेस चेंज किया है, या तो कोई पार्टनर ही चेंज हो गया है, कोई तो आ रहा है या तो कोई तो जा रहा है। अब मैंने पढ़ा था बहुत, एक बोला था, वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर,
अगर वो आ रहा है तो भी और जा रहा है तो भी 30 दिन के अंदर तुम लोग नोटिस फाइल कर दो। किसको? रजिस्ट्रार को, कि हमने ऐसा चेंजेस किया हमारे पार्टनरशिप में। और वो जो पार्टनर है तुमको 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस दिया था ना एलएलपी को, वो एलएलपी की जिम्मेदारी बनती है कि उसने जब चेंज किया था तब से लेके 30 दिन के अंदर उसको किसको देना है? रजिस्ट्रार। और प्लस 15 दिन ऐसे मिला के 30 डेज, समझा? नहीं नहीं नहीं, वो अलग नहीं, वो अलग। ओके, जो नोटिस तुम लोग दे रहे हो वो सच फॉर्म में होना चाहिए, सच फीस में होना चाहिए, एज में भी प्रिस्क्राइब। साइन किसने करना चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। अगर वो इनकमिंग पार्टनर है, अगर इसके रिलेटेड है वो, वेयर अ पर्सन क्लॉज ए के रिलेटेड है, तो तुमको एक स्टेटमेंट भी देना चाहिए कंसेंट का, कि मैं मेरे कंसेंट से आ रहा हूं, मेरा कंसेंट है, मेरी मर्जी है, मैं आ रहा हूं मेरी मर्जी से। समझा? डन। चलो बढ़िया, आगे आगे बढ़ते। ये दोनों पेनल्टी है, कल देखते। हाँ, अभी देखो, एक पार्टनर को डाउट है कि मैं सेसेशन का डाल तो रहा हूं नोटिस किधर? एलएलपी के पास, लेकिन एलएलपी क्या है? बेकार, वो आगे जाके देगी ही नहीं रजिस्ट्रार को, तो खुद भी जाके रजिस्ट्रार को दे सकता है। और फिर रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है कि एलएलपी को पूछे कि भाई साहब सच में ऐसा कांड हुआ है क्या, सच में निकल गया है क्या? और एलएलपी को कितने दिन में रिप्लाई करना होता है? विद इन 15 डेज। अगर 15 दिन में कंफर्मेशन नहीं आया एलएलपी के पास, तो समझ जाने का क्यों निकल गया, बंदा निकल गया। ठीक है, समझा? अभी पढ़ेंगे एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड अ पार्टनर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है? एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ एलएलपी, सेक्शन नंबर 27 ना भाई, नीचे देखना। अच्छा, और है क्या? पार्टनर्स एज एजेंट, सेक्शन नंबर 26। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी एजेंट ऑफ एलएलपी। मतलब मैं एलएलपी का एजेंट हूं, मैं किसी और का नौकर नहीं हूं। मैं किसका नौकर हूं? एलएलपी का। मैं दूसरे पार्टनर का नौकर नहीं। डन, समझा यहाँ तक? वो पता था, सेक्शन नंबर 26। चलो, उसके बाद में क्या है? एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। एलएलपी तब तक बाउंड नहीं रहेगा। इधर क्या बोला गया? एलएलपी तब तक बाउंड नहीं रहेगा। बाउंड मतलब क्या? तब तक लायबल नहीं रहेगा जब तक, समझ लो, इस केस में बोला गया है कि इस केस में एलएलपी की कोई जिम्मेदारी। कौन सी केस? अगर कोई बंदे ने अनऑथोराइज्ड काम कर दिया, उसको अथॉरिटी नहीं थी कि वो काम करके आ जाए, बराबर, और उसने वो कर दिया, बराबर, और जहां पे उस बंदे को पता है कि उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी कोई लायकात नहीं, फिर भी वो काम करके आ गया, तो इन दोनों में एलएलपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बराबर। एलएलपी है ना, अभी समझ लो, पहले में क्या था कि उसको पता नहीं था, या तो उसको पता होके भी उसने वो कांड किया तो वो लायबल। अभी मैंने काम दिया है कि जा ये काम करके आ, पार्टनर को, एलएलपी ने बोला कि जा ये काम करके, और पार्टनर ने कांड कर दिया, तो एलएलपी की जिम्मेदारी। हाँ, कांड पार्टनर ने किया, कि किसके नाम के थ्रू किया? एलएलपी के। अगर एलएलपी खुद कोई डॉक्यूमेंट में नाम लिखवा के आ जाती खुद का कॉन्ट्रैक्ट में, और वो कॉन्ट्रैक्ट में झोल हो गया, जिम्मेदार कौन? एलएलपी। चलो बढ़िया। द लायबिलिटी शैल बी मेट आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। मैं कहां से दे सकती हूँ? एलएलपी कहां से देख सकता है? उसकी जितनी प्रॉपर्टी उसके अंदर से, उसके एसेट बेच के लायबिलिटी दे दी, तो ये पार्टनर्स मिलके देंगे। अगर फ्रॉड के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी हुई तो, लिमिटेड हुई तो उधर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो एक्सटेंड, जिधर एसेट खत्म लायबिलिटी भी खत्म, खत्म, समझा? चलो, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर 28। करेक्ट। कल अपना सेशन क्या रहेगा? सेक्शन याद करने और पेनल्टीज का चार्ट बना लेने का, बराबर। चलो, अब हाँ याद, वो तरीका है, करवा देगा। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर टू सबसेक्शन 3। कौन सा? ये वाला सबसेक्शन 3। बोलो, ये वाले सबसेक्शन 3 में पार्टनर लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम किसका था? एलएलपी का, बराबर। एलएलपी 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 बेचारा एलएलपी, मतलब सब पार्टनर भरेंगे रे। एलएलपी मतलब क्या हो गया? सब पार्टनर मिलके भरेंगे। चलो बढ़िया, चलो आगे चलते। आगे क्या है? आगे क्या है कि भाई ये क्लॉज लिखा गया है, ये क्लॉज लिखा गया है, सेक्शन नंबर 3 लिखा गया है, सब सेक्शन 3, अरे यार
क्लॉज 3 लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर हर टाइम बच जाएगा, पार्टनर का लायबिलिटी रहेगा ही, पार्टनर ये नहीं बोल सकता देखो जाओ सेक्शन नंबर 27 में जाओ कर लो। तो सेक्शन नंबर 28 क्या बोलता है, पार्टनर्स तब तक लायबल नहीं है जब तक सेक्शन नंबर 3 है, लेकिन पार्टनर्स लायबल है ऐसा नहीं बोल सकते कि सेक्शन नंबर 3 है हम तो लायबल ही नहीं है, जहां पे वो लोगों ने पर्सनली लायबल है ना उधर सेक्शन नंबर 3 कुछ काम करेंगे, समझा, डन, समझा क्या, देख सेक्शन नंबर 3 जो है वो क्या बोलता है कि एलएलपी का जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में नाम है उधर एलएलपी लायबल है, बराबर। अभी ये क्या बोलता है, पार्टनर तब तक नहीं लायबल है जब तक सेक्शन नंबर 3 में कुछ कांड हुआ है, मतलब एलएलपी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट था, कांड पार्टनर किया तो एलएलपी लायबल है, अपन नहीं, पार्टनर्स नहीं, एलएलपी लायबल है। लेकिन हर टाइम बोल के ये नहीं छूट सकता है, पार्टनर हर टाइम ये बोल के नहीं छूट सकता कि देख कांड तो मैं करूंगा देख लेगी एलएलपी, हर टाइम नहीं छूट सकता, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा, बराबर, कुछ भी करके पकड़ा जा सकता है ना कि पर्सनल लाइबिलिटी आ गई एकदम से ही, पर्सनली लोन लिया था एलएलपी के नाम पे, कुछ भी करके आ जाती है, सब पार्टनर ने मिलके मेरे ऊपर केस ठोक दिया, समझा, भले एलएलपी एक्ट तुमको रेस्ट्रिक्ट कर दे कि तुम्हारी अनलिमिटेड पार्टनरशिप नहीं है, बट बाकी डन, ओके। तो सेक्शन नंबर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 27 दिखा के तो बच नहीं सकता है कि हाँ वो कर लेंगे हैंडल, सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर 3 तो आई अपने पास, वो बोल के कोई पार्टनर बोल नहीं सकता कि मेरे को छोड़ दो मेरे को छोड़ दो, पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी पर्सनल जगह पे ही रहेगी, डन। चलो होल्डिंग आउट मतलब क्या, अगर पार्टनर या तो फर्म या तो दोनों मिलकर तीसरे पर्सन को झूठ बोल रहे थे, क्या पर्सन बोल रहा था कि मैं इस एलएलपी में पार्टनर हूं, एलएलपी बोल रहा था मैं, एलएलपी बोल रहा था ये पार्टनर मेरे इसमें पार्टनर है, सब झूठ, और तीसरे बंदे ने उसको मान लिया, तीसरे बंदे ने क्या कर दिया उसको मान लिया और क्रेडिट दे दिया एलएलपी को, तो कौन जिम्मेदार रहेगा, दोनों, नहीं दोनों रहेंगे ना, दो एलएलपी और पार्टनर, पार्टनर ये नहीं बोल सकता था कि मैंने तो ऐसी मस्ती के लिए बोला था अभी कर दिया, मतलब मैंने सिर्फ ऐसा बोला था लेकिन इसने सच में यूज कर दिया, ये नहीं बोल सकता, बराबर, दोनों का जो लाइबिलिटी रहेगा इक्वल रहेगा, समझा,
सपोज आप एलएलपी का आपने कंपनी का पार्टनर है बट वो नहीं है हम्म, और मैंने क्रेडिट में आपको सेल कर दिया, हाँ मेरे पैसे आप दोनों चुकाओगे। बस। हाँ लेकिन सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है, सब बोला ABCD नाम का बिजनेस था, डी मर गया, अभी 2 साल तक ABCD चल रहा है, ABCD चल रहा है, डी तो मर गया लेकिन नाम नहीं चेंज किया। अब उसके मरने के 1 साल के बाद कोई लाइबिलिटी आ गई तो क्या तुम डी को पकड़ सकते हो? नहीं, सिर्फ नाम है LLP में, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर है, सिर्फ नाम है, LLP के नाम में नाम है उसका, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हटा सकते हैं, लेकिन नहीं हटाना है, उसके नाम से चल रहा है मेरा LLP। गुड, वेरी गुड। चलो, जब कभी फ्रॉड होता है ना, सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, किसकी? पार्टनर्स की। लिमिट LLP तो लिमिटेड ही होती है, वो एक्सटेंड ऑफ एसेट तक ही वो दे सकती है सब कुछ, बराबर। कब कब होती है? जब पार्टनरशिप ही बनाई कैसे गई है, डिफ्रॉड करने के लिए, क्रेडिटर्स को किसी और को येड़ा बनाने के लिए, उसके लिए बनाई गई है, बराबर। स्टेट बैंक में कैसे वो लोग बता रहे हैं ना, हम लॉ हाँ लेकिन इंटेंशन, नहीं इंटेंशन क्या था, अब मैंने बताया कि लोगों की सेवा करनी है, लेकिन मैं 250 रुपये में मोबाइल बेच रहा हूँ, दिख रहा है सेवा कर रहा हूँ, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है मेरा, फ्रॉड करना है मुझे, क्योंकि 250 रुपये का पप्पा भी मोबाइल नहीं बना सकता किसी का। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड हाँ वो बनाया था, वो येड़ा बनाया ना उसने, उसने क्या किया, 8-8 9-9 हज़ार के मोबाइल लिए, उनका बैक पैनल चेंज कर दिया सर, तो जो यूट्यूबर्स को भी मोबाइल गए थे, रिव्यूवर्स को भी मोबाइल गए थे उनकी कंपनी से, लेकिन वो पता नहीं लगा पाया कि ये कोई कंपनी का मोबाइल है, सिर्फ बैक पैनल चेंज कर दिया था उसने। तो हाइप भी हो गई थी कि चलो मोबाइल सच में 250 रुपये में मिल रहा है, फ्रीडम 251, भाग गया वो, फिर किधर सपड़ा, अब भी सपड़ा, वो कब कांड किया था, 2014-15 में, अभी पकड़ा गया वो, अभी पकड़ा गया कि 10 दिन पहले, मैंने इतना पता नहीं मेरे को कैसे पकड़ा, क्या पकड़ा गया। shall be unlimited for all or any of the debts or liability of the LLP। अगर एलएलपी ने फ्रॉड किया तो खर्चा एलएलपी पे हाँ ऑब्वियस सी बात है। अरे वो देख, तुम लोग एक बात नहीं समझ रहे हो, LLP में पैसा है मतलब LLP कोई पर्सन नहीं है रे, पैसा किसका है, तो दे तो पार्टनर्स ही रहे, लेकिन एक बंदा नहीं दे रहा, सब मिलके दे रहे, समझा। और वो भी घर का नहीं दे रहे कुछ, LLP में जितना पड़ा उतना लेके जाओ, LLP को पूरा ठोक के नंगा कर दो, हमसे पैसा मत मांगना। छोड़ दो, लेकिन अगर वो इंटेंशन से ही, फ्रॉड के इंटेंशन से बना गया था LLP, फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, तो किस तरह की फ्रॉड की इंटेंशन से ही वो बनाया तो केस चलेगा, वो तो पता चल जाएगा ना। हाँ तो वो तो अभी वो सब हाइपोथेटिकल बात है ना। चलो समझ गया। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब आती है, फ्रॉड के केस में, अगर डिफ्रॉड करके किसी को भी डिफ्रॉड करने के लिए, किसी को भी येड़ा बनाने के लिए अगर तुमने स्टार्ट किया बिजनेस और वो पता चल गया, तो दोनों की इक्वल लाइबिलिटी रहती है, LLP की भी पार्टनर की भी। LLP की कहाँ तक रहेगी लाइबिलिटी, एक्सटेंड टू इट्स एसेट्स, जितने एसेट है उतने, लेकिन पार्टनर की अनलिमिटेड, और वो भी इक्वल दोनों की, LLP भी उतना ही भरेगा, पार्टनर भी उतना ही भरेगा, लेकिन LLP का एक आधी बार कम कर सकते हैं, अगर LLP ने वो प्रूव कर दिया कि मैं जो बनी थी वो तो अच्छे काम के लिए बनी थी, पार्टनर जैसे थे, वो समझ लेना 10 पार्टनर है, 4 फ्रॉड निकले, तो 6 तो प्रूव कर सकते हैं कि हमने LLP तो अच्छे से बनाई थी भाई, कांड किसने किया है, पार्टनर्स ने किया। हाँ हाँ, और ये 6 की लिमिटेड हो जाएगी, करेक्ट, नहीं अनलिमिटेड घर का लेके जाएगी, हाँ हाँ वो तो फिर उतना भरा अनलिमिटेड नहीं रहेगी, समझा। चलो अभी ये बोला गया है कि भाई तुम्हारा केस तो चलने दो, चलते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हारा एम्प्लॉय मतलब किसी के साथ भी कुछ भी कांड है तो तुमको पे कर देना पड़ेगा, अगर तो मतलब एम्प्लॉय भी पकड़ गया तो भी एम्प्लॉय को जो कांड किया ना उसका अमाउंट पे कर देना पड़ेगा, रीइंबर्स कर देना पड़ेगा, बराबर। विसल ब्लोइंग मतलब क्या, जब कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जब केस चल रहा है ना, अगर कोई भी पार्टनर है, एम्प्लॉय उससे अगर यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए और टाइमली इंफॉर्मेशन उसने दिया है, या तो कोई बंदा जो मतलब पकड़ा गया है या जो नहीं पकड़ा गया है, वो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिससे कोई और बंदा पकड़ा जाए,
या जो ऑलरेडी पकड़ा गया है उसके अगेंस्ट और ज्यादा सबूत इकट्ठा हो जाए और वो बाइज्जत बरी हो जाए, उसको जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका हाथ नहीं होगा तो उसको जाने देंगे। हाँ, उसका हाथ होगा तो सजा तो कम हो जाएगी, उसका इतना ही हाथ होगा और किसी का इतना हाथ होगा, तो हाथ हाथ का डिफरेंस पड़ता है ना, सजा तो कम होगी कि नहीं। फिर जब वो बंदा बाइजर बरी हो जाएगा तो वो कहा जाएगा, ऑफिस में रिटर्न ज्वाइन करेगा। तो तुम लोग को जब रिटर्न ज्वाइन करेगा ना, तो तुम उसको डिमोट मत करना, मतलब उसका पोजीशन डिमोट मत कर देना, उसको सस्पेंड मत कम कर देना, या तो उसको थ्रेटन मत करना, ये मारूंगा रे, ये हैरेस नहीं करना चाहिए उसको, या डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए कि उसको खत्म कर दिया, मतलब निकाल दिया। डिस्चार्ज मतलब क्या, खत्म कर दिया, समझा। अभी बात आती है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की। सेक्शन नंबर 34 क्या बोलता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, अक्रूवल सिस्टम पे, कैश और अक्रूवल बेसिस जैसा रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स सबसे पहले तो रखने चाहिए अंडर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी दिया है वो फॉर्मेट, रिलेटिंग टू जितने भी अफेयर किए उसने एक साल में, उसके लिए उसने सारे रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। थर्ड, कैश और अक्रूवल बेसिस पे रखना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही मेंटेन करना चाहिए, और ऐसे पीरियड के लिए मेंटेन करना चाहिए जैसा बताया गया है। कैश पे जब हमने कुछ भी किया था उसी टाइम पे लिखेंगे कि बाद में उसी टाइम पे कैश मिला नहीं मिला अपन लिख देंगे, समझा। अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी वो भरना पड़ता है, हर एक एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी देना पड़ता है, कब, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, कितना, 6 महीने के अंदर तुमको देना पड़ेगा जब भी फाइनेंशियल एंड होता है, बराबर। चलो, किसको देना पड़ता है, रजिस्ट्रार को। चल इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। और ये था, ये अपने को आता नहीं, मतलब ये जब वो फॉर्मेट बनाएंगे ना तब कर लेंगे। चलो, और जो रजिस्ट्रार है और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत से लोगों के लिए बर्डन कम कर सकती है, बहुत से लोगों के लिए बोल सकती है कि एनुअल रिटर्न मत दो, जिसका टर्नओवर कम है, जिसका कुछ ज्यादा है, उसको क्या बोल सकती है कि मत दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको, समझ में आया। चलो बढ़िया, आगे क्या है, आगे 3-4 लाइन ही बची है। एनुअल रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल करना है तुमको, 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ बिजनेस। पूरे साल में कितना कमाया वो हाँ, पार्टनर्स का स्टेटमेंट, वो सब कुछ। हाँ, तो पार्टनर्स बोलती है कि हमने ये किया, वो किया, और जितना साल में जितने भी चेंजेस हुए वो सब। हमने जितना भी टर्नओवर किया है पूरे साल में वो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता ऑब्वियस बात है, टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट। है और ऐसे तो करना है। अरे एलएलपी पार्टनर का ही तो है रे। तो टेली में कुछ तो डालना हाँ, तो वो रिटेन रिटेन करते ना वो लोग, पूरा पूरा थोड़ी के लेके जाते, थोड़ा थोड़ा रिटेन करते ना। चलो, फिर आता है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू एलएलपी। सेक्शन 55 क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म टू एलएलपी। क्या बोलता है सेक्शन 55, सेकंड शेड्यूल गाइड करेगा। 56 क्या बोलता है, थर्ड शेड्यूल गाइड करेगा। 57 क्या बोलता है, फोर्थ शेड्यूल गाइड करेगा, बस खत्म, इतना ही बोलते हैं। और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इफेक्ट, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या इफेक्ट होता है, रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाता है कि प्राइवेट कंपनी हो या फर्म हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उन्होंने सारे प्रोविजंस को कंप्लाई कर लिया, सारे, हाँ, शेड्यूल को कंप्लाई कर लिया, तो क्या करके उनको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे रजिस्ट्रेशन का, करेक्ट। और वो कब से रजिस्टर हो जाएंगे, जो डेट स्पेसिफाई की है, जो नाम स्पेसिफाई किया है उससे रजिस्टर हो जाएंगे, बराबर। फिर जो एलएलपी अब भी रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसको जहाँ पे वो पुराने बाबू के पास रजिस्टर्ड थे उनको 15 दिन में बता देना पड़ेगा कि हम नए की तरफ शिफ्ट हो गए। तो तुमको जाना पड़ेगा एलएलपी ऑफिस में, पार्टनरशिप ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एलएलपी एक्ट में जा रहे हैं अभी, समझा। डन, डन। पार्टनरशिप पूरा का पूरा फॉर्म एलएलपी में ट्रांसफर होगा उसके पार्टनर एलएलपी में पूरा का पूरा फर्म, पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उसको एलएलपी में ट्रांसफर होगा तो वो तो जा सकते हैं, वो तो क्रिएट कर सकते हैं ना, दूसरे पार्टनरशिप में बोल रहे हैं ना, पार्टनरशिप भी रहेगा और एलएलपी भी रहेगा, तो क्रिएट कर लो अलग से, चलता है। पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप में वो और हम एलएलपी तो आपको अगर एलएलपी में आना है तो
मैं 2 जगह पे पार्टनर रह सकता हूँ ना एक साथ में? हाँ रह सकता हूँ। ठीक है। अपन सर्च कन्वर्जन, जो शेयर होल्डर है, जो प्राइवेट कंपनी के या जो पार्टनर्स थे फर्म के, वो अपने आप क्या बन जाएंगे? एलएलपी के पार्टनर्स बन जाएंगे। डन। उसके बाद में ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो, एलएलपी में रजिस्टर करते ही तुमको क्या लगा लेना है? एलएलपी नाम, उसके पीछे एलएलपी लगा देना है। तेरे जो भी इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट लाइबिलिटी वो सब थे, वो किसके हो जाएगी अभी? एलएलपी के। और जो पुराना जो भी था तुम्हारा कंपनी या एलएलपी, वो डीम टू बी डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो गया। एलएलपी का हो जाएगा और वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, नाम वाम सब निकल जाएगा रजिस्ट्रेशन में से। नहीं, अगर वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। अभी एलएलपी रजिस्ट्रेशन का कैपिटल है 1 लाख। अभी तुम्हारे पास 30,000 रुपए है तो 70 रुपए डाल दो। अगर तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? एलएलपी का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1 लाख, तभी एलएलपी रजिस्टर होता है। ठीक है। फॉरेन एलएलपी मतलब चिंदी टॉपिक है, निकाल सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम। 59 सेक्शन नंबर 59 बोलता है अगर किसी को एलएलपी फॉरेन की एलएलपी इधर लानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब करेगा आगे चल के। एक्चुअली में कर दिए, अपने को नहीं है अभी। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप मतलब क्या? कोई भी अगर एलएलपी को वाउंड अप करना है, कोई भी अगर एलएलपी को वाउंड अप करना है तो एलएलपी कैन बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल खुद से कर सकता है, बराबर। या तो एलएलपी ने 6 महीने से ज्यादा सिर्फ एक ही पार्टनर काम कर रहा है तो अपने आप बंद हो जाएगी, बराबर। एलएलपी ने झोल कर दिया किसके अंदर? रिटर्न फाइलिंग के अंदर, एलएलपी बंद, बराबर। या तो एलएलपी ने इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम किया, जैसे बॉम्ब बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कट, एलएलपी वाउंड अप हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ, सब सब सब। एलएलपी पे नहीं कर पाई उसके डेट्स, जैसे असेट था 1 लाख, डेट्स थे 2 लाख, नहीं कर पा रही है, बंद कर पाई, नहीं हो रहा है देर से, बंद कर दें। समझा? तो और ये ट्रिब्यूनल को लगा नहीं यार, सब कुछ ठीक है लेकिन बंद कर देनी चाहिए इसको। मतलब तुमने वो रोबो रोबो पिक्चर देखा है क्या? उसके अंदर रोबोट को डिसमेंटल कर देते हैं, उसकी कोई गलती भी नहीं रहती है। इवन उसको कोड भी बता नहीं सकती कि तेरी क्या गलती थी। कोड भी बोल देते कि ठीक है तू जा सकता है, लेकिन फॉर फ्यूचर सेफ्टी हम लोग तुमको बंद करवा रहे हैं। समझा? तू हाँ पहुंचा सकता है आगे चल के। बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद करवा देती है गवर्नमेंट, जैसे बहुत सारे टाइम ट्रेवल के ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं इंडिया में, उनको भी बंद करवा देती है। समझा? चलो, मिसलेनियस में तो क्या था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ पार्टनर विद एलएलपी, सेक्शन 60। पार्टनर कोई भी है वो पैसा दे सकता है एलएलपी को, या तो कोई भी अगला दूसरा बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। मैंने बताया था अपनी एलएलपी पूना में काम करती है और मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं वो फ्री वैक्सीनेशन सेंटर लगा सकता हूँ, लेकिन पैसे किससे लूंगा? तुमसे। मैं ले सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, ले सकता हूँ। हाँ, लेना मतलब लेना हो तो ले सकता हूँ, लेकिन तब मैं कैसा बिहेव करूँगा तुम लोगों के साथ पता है? जैसे कि मैं तुम्हारा पार्टनर हुई नहीं, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, नॉर्मल बंदा हूँ, बराबर। चलो, अगर किसी को लगा, मतलब गवर्नमेंट को लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अपन ने कंपनीज एक्ट की थोड़ी बहुत सेक्शन इसमें भी लगा देनी चाहिए, तो एलएलपी में तो लगवा सकती है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, वो लगवा सकती है कुछ एलएलपी में या सब एलएलपी में। लेकिन लगाएगी तो कैसे पता चलेगा लोगों को? ऑफिशियल गैजेट में लिख देगी। समझ? जो भी नोटिफिकेशन पास हो रहा है कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नहीं नहीं, बना कौन रहा है वो नोटिफिकेशन? वो तो कहां से पास होने चाहिए? पार्लियामेंट के थ्रू, 2 हाउसेस के थ्रू, 2 सेशन के थ्रू होने चाहिए। पहला सेशन दूसरा सेशन दोनों में हो ही जाना है पास, और वो दोनों सेशन 60 डेज के होने चाहिए, मतलब 60 डेज के गैप में होना चाहिए, विद इन 60 डेज। 60 डेज से ऊपर रहा वापिस पूरा प्रोसेस वापिस स्टार्ट हो जाएगा। ये आएगा नहीं वैसे क्वेश्चन। 30 डेज, हाँ 30 डेज है, सॉरी 30 डेज, दोनों के बीच का गैप कितना? 30 डेज होना चाहिए। आज हो गया तो 30 दिन के अंदर दूसरा सेशन पास हो जाना चाहिए। नहीं किया तो फिर वापस से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा।
तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट है देख लेगी ना, अपन कोई नहीं, पार्टनर्स का कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। ये बड़े लोग, किसने दे दिया, कौन तुम, पार्टनर्स का कोई लेना देना नहीं, अभी ये टॉप लेवल की बातें चल रही है सब। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि कोई चेंजेस लाने हैं तो ला सकती है, चेंजेस लाने के लिए क्या करना है, उसको नोटिफिकेशन लाना है, वो तेरे को कौन खड़ा करेगा रे पार्टनर पार्लियामेंट में, अपने को कौन खड़ा करे पड़े, बराबर, खड़ा कोई नहीं कर सकता अपने को पार्लियामेंट में, ठीक है, उधर वो चेयर वेयर फेंकते एक आधी लग गई तो, बराबर, दोनों हाउस ने अगर अप्रूव कर दिया तो अप्रूव, दोनों हाउस ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट, खत्म, रिजेक्ट, डायरेक्ट रिजेक्ट। हाँ, तो मतलब अपने को क्या करना है, नोटिफिकेशन शाल नॉट बी इशूड, इशू नहीं करना चाहिए, या तो ऐसा इशू करना चाहिए जहाँ पे कुछ चेंजेस लग रहे हैं, उन्होंने बोला कि हाँ ये चेंजेस करके कर दो तो कर सकते हैं अपन, समझा। सारे डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, रजिस्टर के पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, उसके ऊपर सारे कॉपीज के ऊपर अटैच्ड होना चाहिए, जैसा टेक्नोलॉजी एक्ट में बोला गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं। और जैसे वो उसके ऊपर अटैच हो जाएगा ना उसका थप्पा, तो क्या माना जाएगा कि ये ट्रू कॉपी है, रजिस्टर ने जो भी बोला है सब सच है। उसके बाद में क्या है, लास्ट, अगर हाँ अगर समझ लो तुम लोगों ने क्या कांड किया है, तुमने वो एनुअल रिटर्न बोला था, देखो एनुअल रिटर्न कब, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और एक चीज थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला सॉल्वेंसी स्टेटमेंट था ना, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी स्टेटमेंट कब तक भरना था, 6 महीना, वो 6 months are not the financial year. हाँ तो वो 60 days का एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न 60 डेज और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी 6 दोनों मंथ्स financial year के एंड से। अगर तुमने नहीं भरा उसको 6 महीने के अंदर अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर, तो तुमको हर एक दिन का 100 रुपए का पेनल्टी बैठ जाएगा, एडिशनल फीस बोलते हैं उसको, ठीक है, 100 रुपए ज्यादा देना, लेकिन कब तक, 300 दिन तक, 300 दिन तक ही अलाउड है, और उसके बाद में बंद हो जाएगा तुम्हारा पार्टनरशिप, क्योंकि उधर पढ़ा था ना अपन ने। तो इसी के साथ अपन लोग खत्म कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन। बढ़िया था कि नहीं, मजा आया कि नहीं, रिफ्रेश हो गए, जो जो पढ़ा वो याद आया। अभी तुम लोगों को घर पे जाके क्या करना है, एक बार पढ़ लेना, पूरा 20 पेज का एक्ट है, पढ़ लेना, मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, मस्त आज शांति से पढ़ो, आज कुछ एक क्लास भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ वीडियो तो भेज ही रहा हूँ मैं, अपलोड भी लगा दूंगा अभी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ साथ में पढ़ भी लो, क्योंकि वीडियो ऊपर ऊपर से बताया गया है, ये कब है, जब तुम्हारी एग्जाम आएगी तब तुमको हेल्प होगा, समझा, संपल भाई संपल, चलेगा। और फिर कल अपन क्या कर रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन, टाइम परमिट किया तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले अपन सेक्शन को थोड़ा एक स्ट्रीमलाइन करेंगे कि कैसे उसका नाम याद रख सकते हैं। और ये तो था छोटा सा पार्ट, या क्या बोलते हैं उसे हमें, छोटा सा रिवीजन। अगर आप लोगों को पूरे लेक्चर्स चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। सो थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्या करना मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।